नो न्यूज ओनली व्यूज। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। तो निश्चित है, आदिवासियों का एक अपना संस्कृति है, अपनी कला संस्कृति साहित्य, उनकी एक बड़ी धरोहर है। इस देश की मिट्टी में आदिवासियों के योगदान की जब बात की जाती है तो ये कहें कि धरती पर अगर प्रकृति को बचाए रखने का काम किया है तो आदिवासियों ने किया है। संरक्षण अगर नदियों का किया है तो आदिवासियों ने किया है। वन्य प्राणियों को बचाए रखने का काम भी आदिवासी समुदाय ने किया है। और बहुत सा योगदान है आज़ादी की लड़ाई से लेके आज तक। हमारे साथ हैं नैम सिंह मरकाम जी, जो कि हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं, फैक्ट्री से रिटायर्ड कर्मचारी हैं और गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ का भी काम कर रहे हैं। नैम सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल बहुत पर। बहुत नमस्कार सभी आप सभी लोगों को। और सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात है कि देश में आज आदिवासियों की स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व आदिवासी दिवस जो कि 9 अगस्त को है, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की और उसके बाद से उसको मनाना चालू हुआ। और आज विश्व के साथ साथ भारत में भी, और भारत में खास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और ये हमारे लिए स्वाभिमान और गर्व की बात है। रहा सवाल जो आपने कहा आदिवासियों की स्थिति के बारे में, तो आदिवासियों की स्थिति जो पहले थी उसमें गिरावट आई है। और गिरावट आने के मुख्य उद्देश्य ये रहे हैं कि जो जल जंगल जमीन का मालिक था, जो मूल मतलब जहाँ से प्रकृति प्रारंभ हुई और वहाँ पर जो मूल, जब कपड़े नहीं थे, उस समय से जब कपड़े नहीं थे, खाने का हिसाब नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी, तब से आदिवासियों ने इस प्रकृति की के पर्यावरण को बचाने का, जंगल को बचाने का, जमीन को बचाने का और जल को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का काम किया। लेकिन दिनों दिन उनकी उनकी स्थिति में गिरावट आई। वो गिरावट का मुख्य कारण ये था, जो हमारी नज़र में है, गिरावट का मुख्य कारण ये था कि जो उनकी पुश्तैनी जमीनें थी, जिन पर मालगुजारी थी, मालगुजारी इंदिरा गांधी के समय से जब मालगुजारी हटी तो वो ज़मीनें आदिवासियों के पास हुई। तो आदिवासियों की ज़मीनों पर जब दूसरे लोगों ने कब्जा, जो जो अधिकृत भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, लेकिन उस पर दूसरे लोगों ने, जो आदिवासी नहीं थे, उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा करना चालू किया। और चूंकि आदिवासी संस्थागत रूप से, मतलब यदि हम बात करें तो आदिवासी, और यहाँ की यदि बात करें, खासतौर पर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में तो गोंडवाना का राज्य जब था तो यहाँ पर सोने के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के यहाँ पर चले। जबलपुर के अंदर यदि की हम बात करें तो जितने तालाब ताल तलैये जबलपुर में देखेंगे आप, तो ये सब गोंडवाना कालीन है। चाहे आप बूढ़ी खेरमाई की बात करें, चाहे बड़ी खेरमाई की बात करें, उदाहरण के तौर पर, तो ये गोंडवाना कालीन है। और किले किले आज भी उनके लिए संरक्षण की बात हो जरूर रही है, लेकिन वो संरक्षण वो जमीन पर धरातल पर दिखलाई नहीं पड़ता है कि जो धरातल पर आदिवासियों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा या आदिवासी समाज के द्वारा किया जाना चाहिए, वो नहीं दिखलाई देता है। एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि आदिवासी समाज, चूंकि देखने में ये आता है, या शुरू से हम इतिहास को भी देखें तो जिसकी ये पकड़ पूंजी पर रही है, पूंजी पर जिसकी पकड़ रही, सत्ता उसके साथ रही है। और धीरे धीरे हुआ ये है कि आदिवासियों की पूंजी पर से पकड़ धीरे धीरे घटती गई, तो आदिवासी पीछे हटता गया। आदिवासी आज आदिवासी कल्चर जो हमारा है, और पर्यावरण को यदि बचाने की बात करेंगे तो आदिवासियों ने भी है। और इस बात को हम यहाँ नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा जो चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, चाहे हमारे प्रिंट चैनल हो, उन पर भी समाचारों में ये बात आई है कि इस समय, जिस समय हमारे यहाँ पर कोरोना का टाइम था, कोरोना पर भी यदि कोई गांव बचने का काम हुआ था, तो वो गांव बचने के काम हुए थे जहाँ पर आदिवासियों का बाहुल्य था। उन्होंने अपने घरों की व्यवस्थाओं को ऐसा बना के रखा था, दूरियां इतनी रखी थी, पानी के संरक्षण की जगह ऐसी रखी हुई थी कि कोरोना भी उस समय पर उन क्षेत्रों पर
किसी प्रकार का अपना मतलब प्रभाव नहीं डाल सका जो आदिवासियों के पास थी। तो मरकाम ये जी, थोड़ी जी सा हम आपको रोकना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही जी कि जमीनों पे जो आदिवासियों की जमीनें थी जी आज पूंजीपतियों के कब्जे हो रहे कब्जे हैं। जी अभी जबलपुर में भी देखें जी जी तो डिंडोरी में एक मामला काफी बिल्कुल बिल्कुल उजागर हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल जबलपुर बिल्कुल में भी जी उजागर हुआ जी है। उनके वो आदिवासियों का शैक्षणिक स्तर ना उतना अच्छा होने के कारण उनको बरगला के औने पौने दामों पर उनकी जमीनें खरीदी जा रही हैं। इस मामले को आपने सरकार तक उठाया? बिल्कुल उठाया इस मामले को। इस मामले का प्रतिवेदन हमने मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक जी को तक देने पहुंचाने का काम किया है। जो बैगा लोगों की ज़मीनें हैं वहाँ पर, बैगाओं की ज़मीनें हैं पिपरिया जो हाँ, डिंडोरी के पास, डिंडोरी के पास पिपरिया पिपरिया में, मॉल। वहाँ पर उस मामले को उठाने का काम किया है। और जहाँ तक शैक्षणिक बात है, तो शैक्षणिक तो आदिवासी आज इस स्थिति में नहीं है कि आज की चूंकि आय नहीं होने के कारण आज की तारीख में आदिवासी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। और सरकारी स्कूलों की यदि हम बात करें तो सरकारी स्कूल लगातार सरकारी स्कूल में की संख्या में गिरावट आती जा रही है। और सरकार का कहना यह है कि चूंकि बच्चे यहाँ पर आते नहीं हैं, इसलिए हम स्कूलों को या तो एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करेंगे या स्कूलों को बंद। तो आज की तारीख में आदिवासी इस स्थिति में नहीं है। जो लोग पढ़ लिख गए, जो लोग आरक्षण के कारण जो लोग पढ़ लिख गए, जो आगे बढ़े, उनके बच्चे तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज आम आदिवासी जो है, आम आदिवासी के बच्चे इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी शैक्षणिक, जहाँ तक शैक्षणिक की योग्यता की बात है, तो शैक्षणिक योग्यता जरूर बच्चों में वो प्रतिभा है। चाहे एकलव्य विद्यालय को देखें हम, नवोदय विद्यालय को देखें हम, वहाँ पर, और बहुत सी आज की तारीख में भी राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें हम, तो आदिवासी बच्चे हमारे समाज के वो उन स्तरों पर भी अपनी मेहनत से, अपने संसाधनों से उस स्तर तक भी पहुंच रहे हैं। लेकिन यानी आज भी द्रोणाचार्य भले ना हो, जी पर एकलव्य आज भी अपने लक्ष्य की तरफ अपने जा रहे अपने हैं। लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शैक्षणिक योग्यता, पूंजीगत, पूंजी के जैसे पूंजी की बात किया हमने, और जमीनों की बात किया। आज जिसको हम डिंडोरी के पास में पिपरिया गांव है, वहां पर बैगा जनजाति के लोग हैं। बैगा जनजाति आज तकरीबन 4-4.5 हजार से ज़्यादा की जनजाति सिर्फ जबलपुर के अंदर है। लेकिन उन जनजाति, उनकी जो जमीनें हैं, और वो जनजाति सिर्फ डिंडोरी के अंदर नहीं, तमाम जगहों पर देखें आप, तमाम ये जो भू माफिया जिनको हम कहते हैं, इन्होंने अपने पास में आदिवासियों को जिसको कहते हैं कि बंधुआ मजदूर बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर बना के अपने पास रखा। आप कल्पना करिए कि मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति का, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो बंधुआ मजदूर अपने एक टाइम के, जिसके पास खाने की व्यवस्था ना हो अपने परिवार के लिए, जो अपने परिवार के एक समय के भोजन की व्यवस्था नहीं हो, वो 800 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़ की जमीनें किस तरीके से सरकार इस ओर आंख मूंद के रखी हुई है। आंख मूंदा क्या है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ वोट लेना चाहती है। आज की तारीख में भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 एसटी की सीटें हैं, 47 सीटें, और हम आज की तारीख में भी सरकार बदलने की स्थिति में हैं। लेकिन स्थिति हमारी ये है कि चूंकि हम पूंजी के रूप में हमारे पास पूंजी नहीं है, इस कारण से हम जो पार्टियों के अंदर हमारे आदिवासी समाज के भाई हैं, वो उन पार्टियों के कहे अनुसार कार्य करते हैं, जबकि उनको कार्य अपनी पार्टियों के कार्य के साथ साथ अपने समाज के प्रति भी उनको ध्यान देना चाहिए, जो आज की तारीख में। मैं खुले तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ। आपके आदिवासी समुदाय की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी बनी थी, एक आदिवासी विकास पार्टी भी बनाई गई थी। जी ये राजनीतिक दल काम नहीं कर पाए जी क्योंकि उनके नेताओं के अपने अपने स्वार्थ थे, जी अपने अपने तरीके थे। जी बहरहाल मुद्दा अब आता है कि जाति जनगणना, जी ये जो आया है, जाति जनगणना का एक नया कॉन्सेप्ट, इसमें आपको क्या लगता है कि इससे कुछ लाभ होगा आदिवासियों को? देखिए, इससे जरूर लाभ होगा, और हम लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में भी हैं। और हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत आंदोलनों के बाद, बहुत प्रतिवेदनों के साथ, अलग अलग स्तर पर, लेकिन सरकार ने कम से कम इस बात को स्वीकार करने का काम हुआ।
देश के अंदर पहली जातिगत जनगणना मेरी जानकारी के अनुसार 1931 में हुई। 1931 के बाद 1951 में हुई। 1951 के बाद में 1991 में हुई। 1991 के बाद में 2011 में हुई, जिसके आंकड़े नहीं आए। आंकड़े आने चाहिए थे, आंकड़े नहीं आए। और उसके बाद में जातिगत जनगणना 2021 में होना थी, जो आज की तारीख तक नहीं हो पाई है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने कम से कम इस बात को मानने का तो काम किया कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। लेकिन इसकी समयावधि वो नहीं है कि हम किस समयावधि के अंदर इस जातिगत जनगणना को, हम तो कहते हैं कि देश के अंदर आप जातिगत जनगणना करा दें। जो हमारे भाई हैं, जो मतलब कहना चाहिए, जो जिस समाज के लोग हैं, चाहे हम, जैसे आज की तारीख में आदिवासी हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जाति के कितने लोग हैं। हमारे हिसाब से आज की तारीख में कम से कम 12 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी इस देश के अंदर आज की तारीख में भी है। 140 करोड़ में हम 12 करोड़ से ऊपर की हमारी आबादी है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश के अन्य राज्यों में भी बटी हुई है कि ये आबादी है। तो इस तरीके से ये तय हो जाए कि किस जाति में, जिसको हम कहते हैं कि, उसको मैं क्या कहूँ कि हिंदुओं में भी कहना चाहिए, हिंदुओं में भी बटे, कि हमारे देश में ये मालूम हो जाए कि ब्राह्मण कितने हैं, हमारे देश में मालूम हो जाए ठाकुर कितने हैं, हमारे देश में मालूम हो जाए, जातियों का गणित सामने आ जाएगा, सामने आ जाए। और आदिवासियों की संख्या सरकार पहले उनको नहीं, हम तो अपनी तरफ से भी ये कहना चाहते हैं कि सरकार प्रिविलेज पहले उनको दे दे, उनको संतुष्ट कर दे, जिसके कारण ये वातावरण, देश का जो सौहार्द, देश के बुजुर्गों ने, जनजाति नायकों ने, टंट्या भील से लेके बिरसा मुंडा से लेके राजा शंकर साय रघुनाथ शाह से लेके फूलवती कुंवर फूल कुंवर से लेके रानी दुर्गावती से लेके आज तक, ये हमारी जनजाति नायकों ने मुगलों से, अंग्रेजों से लड़के अपनी जमीन बचाने के लिए भी जो लड़ाई लड़ी, और उसके बाद बाकी का स्वतंत्रता आंदोलन तो बाद में 1857 में प्रारंभ हुआ है। देश के जो हमारे जनजाति नायक थे, ये 1857 के पहले से इस देश की जमीन को, इस देश के जंगल को, इस देश के पानी को बचाने का काम करते रहे। मरकाम जी, देश में डबल इंजन सरकार जी बोला जाता है कि डबल इंजन सरकार है, आदिवासियों के हितों का काम करती है। क्या लगता है कि आदिवासियों के हितों के सही में काम हो रहे हैं? देखिए साहब, ऐसी बात है कि देश, आदिवासियों के काम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो बिल्डिंग वर्क में विशेष तौर पर बिल्डिंग वर्क में, हम आज की तारीख में भवन निर्माण कार्य में लगी है, ठेकेदार के साथ काम कर रही हैं, वो बहनों के साथ में। आज आप जबलपुर के अंदर उदाहरण ले लें कि जबलपुर में कोई एक जगह ऐसी आपकी आज की तारीख में नहीं है कि जो इस वर्ग का, या कोई भी, हम ये नहीं कह रहे हूँ कि सिर्फ आदिवासी हो, किसी भी वर्ग का आदमी, गरीब आदमी, यदि सर छुपाने के लिए उसको जगह चाहिए, दिन भर मजदूरी करने के बाद देहात से इसलिए आता है कि देहात में उसके बाद आज की तारीख में मनरेगा भी नहीं है। मनरेगा है, लेकिन मनरेगा में वो बजट नहीं है जो बजट कांग्रेस की सरकार ने जिस बजट को अलॉट करने का काम किया था, और अलॉट करने के बाद उस बजट को चलाने का काम किया था। आज की सरकार उस काम को कर रही है, लेकिन उतनी तादाद में वो बजट का आवंटन नहीं होने के कारण लोग पलायन करते हैं, और पलायन के बाद में यहाँ मजदूरी करते रहते हैं। उनके साथ पिछले दिनों में जो घटना हुई, हमारे आदिवासी समाज के आदमी के साथ जमतरा के अंदर घटना हुई, सिर्फ आदिवासी को कम से कम 2 बोतल उसको अपना महुआ की, वो भी महुआ की शराब को रखने का और लकड़ी काट के बेचने का उसको अधिकार है। लेकिन जमतरा के अंदर ये घटना हुई कि उस व्यक्ति को, मतलब पुलिस ने इस तरह से मारने का काम किया कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ पर सीधी के अंदर पेशाब कांड हुआ। पेशाब कांड के बाद भी सरकार कह रही है संग्रहालय बनाने का काम, राजा शंकर साय रघुनाथ शाह जी की मूर्ति के मामला हुआ था, और बाद में जो पिछली सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय पर हमारे जो सम्मानीय विधायक हैं ओमकार सिंह मरकाम जी डिंडोरी से, वो मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने रहते हुए फॉरेस्ट डिवीजन में 4448 एकड़ स्क्वायर फुट जमीन आवंटन करा के, उस फॉरेस्ट ऑफिस को खाली करा के आज वहाँ संग्रहालय बनाने का काम किया। सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, लेकिन संग्रहालय बनाने पर
जगदीश धनखड़ जी जो आज की तारीख में उपराष्ट्रपति नहीं है, चूंकि त्याग पत्र हो चुका है। उसके बाद में शिवराज चौहान जी, जगदीश धनखड़ जी, विजय शाह जी और ये जो तमाम मंत्रीगण हैं, जबलपुर के अन्य सम्मानीय विधायकों के साथ साथ तमाम लोगों का आगमन वहाँ पर होता रहा है। हमारी लगातार आवाज़ इस बात के लिए रही है कि ये अत्याचार को बंद करें आप, हमको सम्मान से जीने दें आप, हमारा हमारा अपना स्वाभिमान है। और एक बात और हम जरूर कहना चाहेंगे कि किसी आदिवासी ने कभी व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई बात नहीं रखी है। आदिवासी ने कभी भी बात रखी है तो सामूहिक तौर पर आज तमाम भाषाओं की बात होती है, लेकिन आज की तारीख में पूरे जबलपुर के अंदर एक गोटुल ऐसा नहीं है। गोटुल हमारी आदिवासियों की भाषा में शिक्षा पढ़ाने के लिए होता है। गोटुल जिसको हम लोग कहते हैं, पूरे जबलपुर के अंदर इतनी आबादी होने के बाद भी, आदिवासियों की आबादी होने के आपको एक टीस तो भरती होगी कि आदिवासियों की जो भाषा है जी गोंडी भाषा है, गोंडी चाहे भाषा। बेगांव की भाषा है, गोंडी भाषा उसके लिए कोई काम कुछ भी नहीं काम किया नहीं, सरकार ने। कुछ भी काम नहीं हुआ। आज वो भाषा विलुप्त होने की स्थिति में विलुप्त तो भाषा भी हो रही है और धीरे धीरे म्यूजियम तैयार है। हम तो कई जगह जब कई अवसर ऐसे होते हैं जिन अवसरों पे हम लोगों को जाने का काम मिलता है। ये जातिगत जनगणना सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इस बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को कि आप जब जातिगत जनगणना का सवाल आए उस समय पर ये बात कोर्ट लिखने का काम करिए कि हम आदिवासी हैं, कम से कम आदिवासी अपने आप को लिखिए। अच्छा, एक और चीज आती है, आदिवासियों के धर्मांतरण का भी मुद्दा आता है। आदिवासियों का धर्मांतरण, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा आता है। और उस धर्मांतरण के मुद्दे पर मुख्य तौर पर यदि आप देखें, यदि कारण है तो गरीबी कारण है। मुख्य तौर पर गरीबी कारण है, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, जिनके पास अपने रोजी रोटी के साधन नहीं है। तो उसके लिए जो मशीनरी है खासतौर पर कुछ विशेष समुदाय जो है, वो समुदाय उनको आर्थिक मदद करके उस समुदाय के लोगों को, आदिवासी समुदाय के लोगों को अपने साथ कन्वर्ट कराता है। और इसमें सिर्फ आदिवासी समाज नहीं है, इसमें दक्षिण भारत के भी बहुत से ऐसे समाज जिनकी संख्या जबलपुर में भी है, जो कन्वर्टेड हैं आज की तारीख में ईसाई समाज में, क्राइस्ट समाज में, जो और वो अपने स्थान पर अपने कार्य करते हैं। इसका मुख्य कारण गरीबी है और इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी, जिसके लिए सरकार की तरफ से, और दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री मन की बात तो हमेशा करते हैं, करते भी रहे, पिछले हफ्ते भी की है उन्होंने, लेकिन सुनना किसी की नहीं चाहते। दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज की बात का जो लबो-लुआब है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो करते हैं पर आदिवासी की बात नहीं सुनते। ये एक बड़ा सवाल है। नेमसेम मरकाम जी से हमारी चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं भी सभी समाज को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा देश, हमारा नगर लगातार तरक्की करे और सद्भावनापूर्ण माहौल बना रहे। जो आज सांप्रदायिकता जो ये बढ़ रही है, और खास तौर पर कुछ संगठनों के द्वारा जो बढ़ाया जा रहा है, इस पर विराम लगे। हम जिस तरीके से इसके पहले भी मिलजुल कर खुशी से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, उसी तरीके से हम आगे भी रहते आए। इस चैनल के साथ मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।